ज्ञान एक अथाह समुद्र है। जितना इसकी खोज में गहरे उतरते जाएंगे, उतनी ही अधिक इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। लेकिन इस समुद्र में उतरने वाला कभी डूबता नहीं है। इस खोज में एक के बाद एक नए द्वार खुलते चले जाते हैं और पुस्तकें इन द्वारों की कुंजियां हैं। अधीश पुस्तकालय में घंटों बैठा रहता और पढ़ता रहता, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे अभी बहुत अभ्यास की जरूरत थी। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तिशाली मंत्रों के लिए उसे अंक अर्जित करने थे कि तभी उसे तत्वमणि के बारे में पता चला। क्या है तत्वमणि? क्या अधीश को कभी ये मिल पाएगी? अधीश पुस्तकालय से बाहर आया तो ललिता मिल गई। वो कुछ उदास दिखाई दे रही थी। बहुत दिन बाद दिखाई दी ललिता, सब ठीक है? अधीश ने पूछा। बाकी सब तो ठीक है, अभ्यास में तो कोई प्रगति ही नहीं हो रही है। 1 महीने के अंदर यदि मैं अगले स्तर पर नहीं पहुंची तो मंदार को छोड़कर जाना पड़ेगा, ललिता ने बताया। अधीश को थोड़ा बुरा लगा। मंदार में एक ललिता से ही तो उसकी जान पहचान थी। बाकी के छात्र तो अपने अभ्यास में लगे रहते, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी। अधीश ने भी कभी कोई नया मित्र बनाने की कोशिश नहीं की। क्या तुम 1 महीने में यह संभव कर पाओगी? अधीश ने पूछा। शायद, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ललिता ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, फिर कल मिलते हैं, अधीश ने कहा। हां, कल से नया विषय पढ़ाया जाएगा जो कि तत्वमणि के बारे में है, ललिता ने कहा। तत्वमणि? अधीश ने सोचा, अब ये कौन सा नया विषय है? लेकिन उसने ललिता से नहीं पूछा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कक्षा से पहले वो पुस्तकालय जाकर इस विषय से संबंधित कोई किताब खोजने लगा। काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार एक किताब मिल ही गई। जल्दी जल्दी उसने सब कुछ पढ़ डाला। तत्वमणि एक बहुत ही कीमती मणि या रत्न है जो कि विभिन्न तत्वों के अर्क पर अत्यधिक प्राकृतिक दबाव पड़ने से निर्मित होती हैं। ये अनेक तरह की होती हैं, जल तत्वमणि, वायु तत्वमणि, अग्नि तत्वमणि आदि। इसके अलावा भी किताब में बहुत कुछ था। अब अधीश कक्षा में जाने के लिए तैयार था। गुरु सत्यदेव ये विषय पढ़ाते थे। उन्होंने कक्षा में इन चमत्कारी तत्वमणियों के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। कक्षा के बाद अधीश जैसे ही बाहर निकला, शुकमान उससे टकरा गया। एकदम आंखें बंद कर चलते हो तुम नए छात्र, किसी दिन मेरे पंख ही न तोड़ के रख दो, शुकमान चिल्लाया। क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं देख नहीं पाया। बात यह है कि मैं कक्षा में पढ़ाए गए विषय के बारे में सोच रहा था और आपको देख नहीं पाया, अधीश ने सफाई दी। अब तुम तत्वमणि के बारे में जान गए हो तो जल्दी से उनकी खोज भी करो। देखो, मुझे भी कुछ मणियों की जरूरत है। यदि तुम मुझे वे ला कर देते हो तो मैं अंक अर्जित करने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, शुकमान बोला। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अधीश ने कहा और सोचने लगा कि आखिर इस तोते को मणियों की क्या जरूरत हो सकती है। अच्छा, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बहुत काम है, शुकमान ने कहा तो अधीश एक और खड़ा हो गया। शुकमान उड़ गया। अगले 4 दिन में गुरु सत्यदेव ने तत्वमणि के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। अब अधीश के लिए उसे पाना और जरूरी लगने लगा था। कक्षा के बाद उसने ललिता से पूछा, क्या तुम्हें अब तक कोई तत्वमणि प्राप्त हुई है? तुम्हें पता तो है ही कि मैं कितनी अच्छी छात्रा हूं, मेरे पास तो मणियों का भंडार है, ललिता ने कहा और हंस पड़ी। अधीश को भी हंसी आ गई। अच्छा, तो इन्हें प्राप्त करने का कोई तो रास्ता होगा, अधीश ने पूछा। रास्ता है तो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ललिता ने कहा। कोशिश करके देखते हैं, अधीश ने कहा। वैसे करना क्या होगा? साहस यात्रा, ललिता ने कहा। इससे पहले कि अधीश इसके बारे में कुछ पूछ पाता, अगली कक्षा शुरू हो गई थी। यह गुरु सूर्यभान की कक्षा थी। आज गुरु सूर्यभान ने कुछ नए मंत्रों के बारे में बताया। तड़ित जाल और अंधकार मंत्र। गुरु सूर्यभान बहुत विस्तार से हर बात समझाते थे। अधीश का ध्यान एक पल के लिए भी उनसे नहीं हटता था। आज तो वो एकदम मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। अब मैं ये दोनों मंत्र सीख कर रहूंगा।
अधीश ने संकल्प लिया और कक्षा के बाद सीधा पुस्तकालय चला गया। अधीश वहां गया तो उन दोनों मंत्रों की किताब खोजने था, लेकिन उसकी नजर पड़ गई एक अद्भुत किताब पर जिसका नाम था वात चक्र। वात चक्र की भूमिका में लिखा था कि ये किसी भी अन्य तत्व के मंत्र के साथ जुड़कर उसकी गति को कई गुना तेज कर सकता है। अधीश ने उस किताब को लेने का फैसला कर लिया, लेकिन पिछले 6 महीने में वो केवल 10 अंक ही अर्जित कर पाया था। अभी उसे शेष दोनों तड़ित जाल और अंधकार मंत्र भी खरीदने थे। वो पुस्तकालय के रक्षक के पास गया। अंधकार मंत्र अकेला ही 7 अंकों का था, 4 अंक तड़ित जाल के और 4 अंक वात चक्र के। 1 अंक 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था। अधीश थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर फैसला किया, अभी के लिए 4-4 अंकों वाली दोनों किताबें खरीद लेता हूं, अंधकार मंत्र फिर कभी। उसने अंधकार मंत्र वाली किताब वापस रख दी और बाकी दोनों किताबें लेकर अपने कमरे में आ गया और तुरंत ही उन्हें पढ़ने में जुट गया। उधर प्रकाश नगर में विश्वा और बाकी सब अधीश के बिना रहने की आदत डाल रहे थे, लेकिन वास्तव में सभी बस उसके वापस लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों बच्चे इंद्रनील और मल्लिका अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे। सभी लोगों का मन बच्चों के साथ बहल जाता था। विश्वा और माधव देव ने अच्छी तरह से इंद्रनगर का काम संभाल लिया था। आय के साधन बढ़ने लगे थे और वे पहले की तरह ही धनवान हो गए। शाम का समय था। दोनों मित्र बगीचे में बातचीत कर रहे थे। तभी विश्वा ने माधव से पूछा, माधव, क्या तुम्हें चंद्रनगर की बिल्कुल याद नहीं आती? शुरू शुरू में जब हम यहां आए थे तब बहुत याद आती थी, लेकिन अब बहुत कम उस बारे में सोचता हूं। जब हम यहां अच्छी तरह बस ही गए हैं, हमारे बच्चों का भविष्य यही है, तो उस बारे में सोचकर क्या फायदा? माधव ने जवाब दिया, मैं कभी कभी सोचता हूं कितने स्वार्थी हैं हम लोग। पीछे छूट गए हमारे मित्रों और संबंधियों की हमने कोई खबर भी नहीं ली। विश्वा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, खबर लेकर क्या होता? ना वे तब हमारी रक्षा कर सके, ना ही अब हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अब तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे जैसे भी हों, जहां भी हों, कुशलता से रहें। माधव देव बोले, मैं सोचता हूं कि कम से कम अधिपति कैलाश को तो संदेश भेज ही दूं। क्या कहते हो? क्या वासुदेव को वहां भेजना चाहिए? विश्वा ने पूछा। यदि तुम्हें ठीक लगता हो तो संदेश भेजने में कोई हानि नहीं है, लेकिन वासुदेव को मत भेजो। उसके बहुत से गुप्तचर हैं और वो किसी के साथ भी तुम्हारा संदेश भेज सकता है। माधव ने सुझाव दिया। विश्वा को उसका सुझाव अच्छा लगा। उसने तुरंत वासुदेव को बुलाया। वासुदेव, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैं अधिपति कैलाश और अपने कुछ अन्य मित्रों की खोज खबर जानना चाहता हूं। विश्वा ने कहा, आप आज्ञा दें विश्वा जी, मैं जल्दी से जल्दी उनको संदेश भेजने की कोशिश करूंगा। वासुदेव ने कहा, ठीक है, सबसे पहले अधिपति कैलाश को एक संदेश भेजो कि मैं उनकी कुशल क्षेम जानना चाहता हूं। विश्वा ने कहा, जैसा आप कहेंगे विश्वा जी, वैसा ही होगा। कहकर वासुदेव वहां से चला गया। विश्वा ने सोचा, एक बार खोज खबर मिल जाए, फिर यदि अधिपति चाहेंगे तो मैं उनको यहां बुलवा लूंगा। वहां चंद्रनगर में अधिपति कैलाश भी अपने मित्र विश्वनाथ पुरोहित को बहुत याद करते थे। उनके ऊपर कोई विशेष संकट तो नहीं था, लेकिन मठ के सैनिक हमेशा ही उन पर नजर रखते थे। पहले की तरह उनका सम्मान अब नहीं रह गया था। छात्रों की संख्या भी कम हो गई थी। सभी अब मठ के शिक्षकों के पास ही जाना चाहते थे। अधिपति कैलाश के कुछ विश्वसनीय छात्र और सहायक ही अब उनके साथ खड़े थे। पाणिक ने तो कई बार अधिपति से चंद्रनगर छोड़कर कहीं और चलने को कहा था। सारा जीवन यहां व्यतीत किया, फिर गरीब शिक्षक के लिए दुनिया में कौन सी जगह अच्छी होगी? अधिपति कहते और पाणिक चुप हो जाता। विश्वा का आदेश पाकर वासुदेव ने तुरंत ही अपने गुप्तचरों के माध्यम से इंद्रनगर की ओर संदेश भेज दिया और विश्वा को सूचित किया। अब विश्वा को बेसब्री से अपने मित्र के उत्तर की प्रतीक्षा थी। अधीश अपने नए मंत्रों को लेकर बहुत उत्साहित था। रोज कक्षा के बाद वो उनका अभ्यास करता रहता। मंदार में अधीश का जीवन केवल एक ही दिशा में चल रहा था,
कक्षा से पुस्तकालय और पुस्तकालय से वापस कक्षा। बाकी के समय में केवल अभ्यास। इसके अलावा अधीश के पास ना तो कुछ और सोचने का समय था, न किसी से बातचीत करने का। अधीश, क्या तुम कुछ पढ़ रहे हो? ये ललिता की आवाज थी। अधीश किताब बंद कर कमरे से बाहर आ गया। हाँ, पढ़ रहा था। कोई जरूरी काम है क्या? उसने पूछा। मैं साहस भवन की ओर जा रही थी। मैंने सोचा शायद तुम भी साथ चलना चाहो, ललिता ने कहा। ठीक है, चलो, अधीश ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। फिर वे दोनों साहस भवन की तरफ चलने लगे। क्या तुम सच में किसी साहस यात्रा पर जाने वाली हो? अधीश ने पूछा। योजना तो यही है। आखिर साहस भवन से मुझे इतने अंक मिल सकते हैं कि आगे मंदार में रहकर पढ़ सकूं, ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अधीश को ललिता की आदत अच्छी लगती थी कि वो बहुत आशावादी थी, हर बात को सकारात्मक ढंग से सोचती थी। लेकिन अभी वो पूरी तरह उससे सहमत नहीं था। लेकिन तुम जानती हो ना, साहस यात्रा में कितना खतरा हो सकता है, अधीश ने कहा। जानती हूं, शायद जान भी चली जाए और शायद तत्वमणि भी मिल जाए, ललिता ने कहा। तत्वमणि? अधीश ने चौंक कर ललिता को देखा। हां, तत्वमणि। साहस यात्रा से सिर्फ अंक ही नहीं मिलते, तत्वमणि, नए मंत्र, सिद्धि यंत्र और कई अनुभव भी मिलते हैं, ललिता बोली। तब शायद मैं भी तुम्हारे साथ साहस यात्रा पर चलना चाहूंगा। साथ रहकर हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं और रक्षा भी, अधीश ने कहा। कितने लालची हो तुम। ठीक है, यहां किताबी कीड़ा बनकर रहने से तो अच्छा है, शायद तुम्हारे मंत्रों का कोई सदुपयोग ही हो जाए, ललिता हंसते हुए बोली। ठीक है, ठीक है, अब तुम मजाक उड़ा सकती हो, अधीश ने हंसते हुए कहा। हंसते हुए तुम और भी अच्छे लगते हो, ललिता ने कहा। और भी? अधीश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ललिता ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी जीभ काटी। उफ, ये क्या कह दिया मैंने? ओहो, देखो तो कौन साहस भवन में आया है। आज तो ये भवन धन्य हो गया, ये शुकमान की आवाज थी। प्रणाम श्रीमान, दोनों ने उससे प्रणाम किया। खुश रहो, जल्दी से साहस यात्रा पर जाओ और मेरे लिए कोई अच्छी सी तत्वमणि लाओ, शुकमान ने कहा और जल्दी से उड़ गया। गुरु जयदेव साहस भवन के मुख्य आचार्य थे। ललिता और अधीश ने अंदर जाकर उनको प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। अभी कोई बड़ा दल तो साहस यात्रा पर जा नहीं रहा है और अकेले जाने की तुम दोनों को मैं अनुमति नहीं दूंगा, गुरु जयदेव ने कहा। गुरुजी, हम दोनों एक साथ जाना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो, अधीश ने कहा। ठीक है, सोच कर बताता हूं, कल शाम को आकर मुझसे मिलना, गुरु जयदेव ने कहा। ठीक है गुरुजी, दोनों ने एक साथ कहा। अपने कमरे में वापस आकर अधीश ने अपने मंत्रों का एक बार फिर अभ्यास किया। मैंने सारे मंत्र अच्छी तरह याद कर लिए हैं, अब बारी है इनका परीक्षण करने की, ताकि पता चल सके किस तत्व पर मेरा कितना नियंत्रण है। उसके बाद मैं अपने लिए अपने हिसाब से नए मंत्र बनाऊंगा। अधीश ने सोचा और फैसला किया कि अगली सुबह कक्षा से पहले वो मंत्र परीक्षण करने जाएगा। अगले दिन अधीश सुबह सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर सीधा परीक्षण भूमि की ओर चल पड़ा। मंदार में मंत्रों के परीक्षण के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित मैदान बनाया गया था, ताकि छात्र वहां पर आकर अपने घातक और आक्रामक मंत्रों का परीक्षण कर सके और इससे किसी अन्य छात्र या मंदार में बने किसी भवन को नुकसान न पहुंचे। अधीश ने एक एक कर पिछले सारे मंत्रों का परीक्षण किया, लेकिन उनको तो ये पहले भी कई बार प्रयोग में ला चुका था, इसलिए नया कुछ नहीं हुआ। नहीं, मंत्र उसके पास 3 ही थे, जिनमें से ध्यान मंत्र का अभ्यास तो कमरे में ही कर लेता था। अब बारी थी नए मंत्रों की, वात चक्र और तड़ित जाल। उसने वात चक्र मंत्र पढ़ा और हाथ ऊपर कर एक वात चक्र निर्मित किया। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और मैदान के बीचों बीच उन हवाओं ने एक बहुत बड़े चक्र का रूप ले लिया। यह सामान्य भंवर से बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, इतना अधिक शक्तिशाली कि इंसान तो क्या किसी भवन को भी उड़ा ले जाए। ये तो सफल रहा, अधीश मुस्कुराया। अब तड़ित जाल। अधीश ने मंत्र पढ़ा और हाथ उठाकर एक हल्का सा इशारा किया। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और बिजलियां चमकने लगी।
और बहुत सी बिजलियों की तरंगें आपस में जुड़कर एक जाल बनाने लगी। लेकिन तभी अधीश को लगा जैसे सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा है और अगले ही पल वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बिजलियां गायब हो चुकी थीं और अधीश धरती पर पड़ा था। क्या अधीश का परीक्षण असफल रहा था? क्या ये असफलता उसे आगे बढ़ने से रोक देगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।